और भाई कैसे हैं सारे के सारे। आई होप आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे मार्क्स से पास ऑन की होगी और अब आप सारे के सारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर प्रमोट हो गए होंगे। और 10th क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को धीरे धीरे करके पिकअप करने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो ध्यान से पढ़ेंगे ही, और जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और ध्यान से, कंसंट्रेशन से, एनर्जी से बैठकर बहुत ध्यान से हमारे सारे के सारे टॉपिक्स ग्रैब कीजिए। हम लोगों ने जिस तरह की कॉन्सेप्ट बेस्ड और क्रैमिंग फ्री पढ़ाई 9th स्टैंडर्ड के अंदर की है, सिमिलर तरह की पढ़ाई हम लोग अपने 10th क्लास के अंदर भी करने वाले हैं। और इस 10th क्लास के अंदर हम लोग एक एक कर चैप्टर्स को पिकअप करेंगे। और जैसे आपने देख ही लिया होगा, आज हम लोग यहां पर एक चैप्टर पिकअप करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th के फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स में आता है और एक बहुत फंडामेंटल बेस है, और बोर्ड्स के अंदर हर बार यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पिकअप किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पिकअप करने वाले हैं। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर अभी इस क्लास के अंदर हम लोग दो बड़ी मेजर बातें समझेंगे। जैसे आपने मेरे थंबनेल से भी देख लिया होगा, हम लोग दो बातें समझने वाले हैं। एक बात हम समझने वाले हैं ये केमिकल रिएक्शन, और दूसरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉपी पेन निकालकर ध्यान से, कंसंट्रेशन से, एनर्जी से बैठकर देखो, और हम लोग एक एक बातें कवर करने वाले हैं। यहाँ थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही थी इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, इसको जरा इग्नोर करना। मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। कोई भी चीज छोटी से छोटी हमने छोड़नी नहीं है, ताकि बोर्ड्स के अंदर कुछ भी पूछ लिया जाए हम लोग इसे एकदम बढ़िया तरीके से ग्रैब कर सके। तो आपके पास यहां पर इस केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे कुछ चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप अगर इस चैप्टर के नाम को बड़ी ध्यान से देखो, इस चैप्टर के नाम के अंदर आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स नजर आएंगे। और वो दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक आपको वर्ड नजर आता है केमिकल रिएक्शन, और एक वर्ड आपको नजर आता है केमिकल इक्वेशन। हम एक एक कर इन दोनों वर्ड्स को पिकअप करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले इस वर्ड को पिकअप करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन नाम की चीज होती क्या है, जरा हम लोग कुछ इस बात को सीखते हैं और जरा इस बात को समझते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सारे के सारे। हमारी नेचर के अंदर ना बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर हमारे पास किसी ना तरह की कोई भी चीज अवेलेबल होती है, और वो अवेलेबल चीज कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, अब ये जो मैं बोल रहा हूं टाइम फ्रेम के अंदर, ये टाइम कुछ भी हो सकता है 10 सेकंड के अंदर, हो सकता है 10 मिनट के अंदर, हो सकता है 10 घंटे के अंदर। लेट अस से हमारे पास किसी भी जगह पर कोई अवेलेबल सब्सटेंस प्रेजेंट था। अगर हमारे पास किसी जगह पर कोई अवेलेबल सब्सटेंस प्रेजेंट था, वो अवेलेबल सब्सटेंस अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़कर बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नेचर के अंदर होने वाली इस प्रोसेस को, जिसके अंदर एक अवेलेबल सब्सटेंस ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया और बिल्कुल एक डिफरेंट नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, नेचर के अंदर होने वाली इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन का। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास कोई सब्सटेंस अवेलेबल होगा, वो अवेलेबल सब्सटेंस कुछ टाइम फ्रेम के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर नेचर में होने वाली प्रोसेस को नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन का। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन नाम की टर्म को डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हुए एक तो बात बोली जाती है ये, दैट इज अवेलेबल सब्सटेंस न्यू में कन्वर्ट हो जाता है।
एट दी सेम टाइम इसको डिफाइन करते हुए एक सेकंड बात भी हमारे ग्रिप में होनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग रहे। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बोला मेरे पास ना किसी तरीके का कोई अवेलेबल सब्सटेंस है और वो टाइम के साथ आइडेंटिटी बदलकर एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। इसका आप एक एग्जांपल कंसीडर करो। मैं इनिशियली जो एग्जांपल पिकअप कर रहा हूं वो बहुत सिंपल घर वाले कर रहा हूं, लेकिन लेटर ऑन हम बहुत सारे अच्छे एग्जांपल भी पिकअप करेंगे। सपोज करो मेरे पास घर में ना एक बीकर के अंदर मैंने सपोज करो मिल्क लिया। क्या लिया मैंने एक बीकर के अंदर? मिल्क। सपोज करो मैंने एक घर के यूटेंसिल में या फिर एक बीकर के अंदर मिल्क को ले लिया। अगर मैंने अपने यूटेंसिल के अंदर या बीकर के अंदर मिल्क को ले लिया और इस मिल्क के अंदर लेटस से हम ऊपर से थोड़ी सी कर्ड डाल देते हैं। आपने शायद घर में ऑब्जर्व किया होगा या ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हम लोग मिल्क के अंदर थोड़ी सी कर्ड डाल के रख देना तो 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं मिल्क अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज लूज कर एक एंटायर डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को आप एक और वे से समझ सकते हैं। अगर मैं एक बीकर के अंदर मिल्क ले लेता हूं मैं, और मिल्क के अंदर लेटस से हम लोग कुछ ड्रॉप्स अब लेमन जूस के डाल दें, अगर आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे मिल्क अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आप देखो यहां पर ये जो मैंने 1-2 एग्जांपल्स की बात की, आपके पास एक अवेलेबल सब्सटेंस था और वो अवेलेबल सब्सटेंस था मिल्क। एक केस में हमने मिल्क के अंदर कर्ड ऐड की, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर वो पूरा का पूरा मिल्क कर्ड बन गया। इसका मतलब अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो गया कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरे एग्जांपल में मैंने बोला हम लोगों ने एक बीकर के अंदर मिल्क लिया और उसके अंदर लेमन जूस या लेमन ड्रॉप्स डाल दिए। आपने ऑब्जर्व किया कुछ टाइम के बाद वो जो सारा का सारा मिल्क था अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर जाएगा और लूज करने के बाद वो एक एंटायर डिफरेंट सब्सटेंस पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस केस के अंदर भी आपका जो अवेलेबल सब्सटेंस है वो एकदम नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं, जब भी कभी नेचर के अंदर किसी तरीके का हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस है और वो अवेलेबल सब्सटेंस अगर अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाए और लूज करने के बाद एक एंटायर डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन का। अब जरा इसकी ये दूसरी बात सीखते हैं जो हम लोगों को डेफिनेशन में थोड़ी सी इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारी डेफिनेशन थोड़ी और अच्छी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाए। मैंने आपको अभी बोला, ध्यान से सुनना, मेरी ये सेकंड बात क्या रहेगी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला हमारे पास ना एक अवेलेबल सब्सटेंस है। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक अवेलेबल सब्सटेंस है, आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री पे जाओ, अगर ये सब्सटेंस है बट ऑब्वियसली बात ये एक मैटर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर हमारे पास ये अवेलेबल सब्सटेंस मैटर है और इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें, जैसे 9th में हमने एसटीएम की बात की थी, थोड़ी समझी थी, तो अगर हम लोग इस मैटर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद इस अवेलेबल सब्सटेंस के अंदर आपको क्या नजर आएंगे? बड़ी ऑब्वियसली बात, एटम नजर आएंगे। सही है जी बात। मतलब लेटस से मैंने अपने पास एक अवेलेबल सब्सटेंस लिया, कुछ भी XYZ, जैसे मैं मिल्क ले रहा था, कुछ भी XYZ, मैंने एक अवेलेबल सब्सटेंस लिया। अगर मैंने एक अवेलेबल सब्सटेंस लिया तो बड़ी ऑब्वियसली बात वो एक मैटर है। अगर वो मैटर है और हम लोगों ने अगर इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे एटम नजर आएंगे या नहीं आएंगे? अच्छा, आप जरा 9th क्लास से थोड़ा रिलेट कर ये बात बताओ, अगर यहां पर छोटे छोटे एटम्स है, 9th क्लास में पढ़ा जाता है इन एटम और एटम के बीच में क्या होती है? एग्जैक्टली फोर्स होती है। इन एटम और एटम के बीच में एक लिंकिंग फोर्स होती है। इस फोर्स को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा। जैसे इस फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स को इंटर पार्टिकल फोर्स भी बोला जाता है, इस फोर्स को कोहेजन फोर्स भी बोला जाता है, इस फोर्स को बहुत टिपिकली क्या बोला जाता है? बॉन्ड भी बोला जाता है। ज्यादातर वर्ड बॉन्ड बड़ा पिकअप रहता है।
तो मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस है, इसका मतलब वो अवेलेबल सब्सटेंस एक तरीके का मैटर होगा। और अगर वो अवेलेबल सब्सटेंस एक तरह का मैटर है और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखने से हमें नजर आएगा उस अवेलेबल सब्सटेंस के अंदर एटम्स हैं। और अगर उस अवेलेबल सब्सटेंस के अंदर एटम है तो एक एटम ने दूसरे एटम को पकड़ के रखा हुआ है, उनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रही है? फोर्स। अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस अवेलेबल सब्सटेंस को नए में कन्वर्ट होना है, तो ये नए में कन्वर्ट तभी होगा जब ये वाले एटम के बॉन्ड टूटेंगे। जब तक ये वाले एटम के बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक नई तरह का सब्सटेंस कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। मतलब जब हम अवेलेबल से नए सब्सटेंस में कन्वर्जन वाली बात करते हैं, उस डेफिनेशन के अंदर एक बात और ऐड हो जाती है। और वो एक बात क्या ऐड हो जाती है? जो हमारे पास अवेलेबल सब्सटेंस है, उस अवेलेबल सब्सटेंस के जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए तरह के बॉन्ड्स आपकी फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगी। आप इस चीज को एक एग्जांपल से कंसीडर करो। सपोज करो हम लोगों के पास अभी एक बीकर के अंदर कोई लिक्विड था। अगर हमारे पास बीकर के अंदर लिक्विड था, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया और लेटस से वो सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया। अगर वो सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया, इसका मतलब वो गैस बन गया। अब लिक्विड के एटम के अंदर फोर्स इंटरमीडिएट होती है और गैस के एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? वीक होता है। इसका मतलब लिक्विड अगर गैस बना होगा ना, तो पहले लिक्विड के एटम के बीच में बॉन्ड टूटे होंगे, तभी जाकर वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। हेंस इससे एक बात कंक्लूडिंगली समझ में आती है, अवेलेबल से अगर टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी कोई नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, तो पुराने बॉन्ड, पुराने का मतलब इस अवेलेबल सब्सटेंस के बॉन्ड टूटेंगे और नए तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर कभी भी इस केमिकल रिएक्शन नाम का शब्द हमें पूछा जाए, आई थिंक हम लोगों को ये दोनों चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। दैट इज ये केमिकल रिएक्शन है क्या? अगर मैं सम अप करूं, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास अगर कोई अवेलेबल सब्सटेंस है, वो अवेलेबल सब्सटेंस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करे, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करे और प्रॉपर्टीज को चेंज करने के बाद एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होना होता है, उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो हमारे पास पुराने बॉन्ड होते हैं, वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। हेंस पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए तरह के बॉन्ड बनेंगे, तभी अवेलेबल से नए में कन्वर्जन होगा। सो इन दोनों बातों से हमारे पास अपनी एक डेफिनेशन तैयार होती है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोगों को क्रैमिंग नहीं करनी, हम लोगों को कॉन्सेप्ट को सीखना है, ताकि फिर कुछ भी क्वेश्चन रिलेट हो हम लोग उसे अटेम्प्ट कर ले। तो आपके चैप्टर का ये पहला वर्ड इन दोनों चीजों से क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन नाम की चीज होती क्या है। अच्छा, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं अपनी बुक के अंदर, अपनी 10th क्लास के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को बताने के बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक सेकंड पार्ट आता है। और वो सेकंड पार्ट क्या आता है? जो आपने देखा भी होगा, हम लोग यहां एक सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसे बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग उसको भी कवर करेंगे। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से फोन पे बैठकर, तो कॉपी पेन लेकर जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको नोट करते रहें, बिकॉज हम लोग यहां पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन वाली चीज को समझने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया, ये आपका पहला पार्ट था, केमिकल रिएक्शन नाम की चीज है क्या। इस पहले वर्ड को समझने के बाद हमारे चैप्टर का एक सेकंड पॉइंट या एक सेकंड टॉपिक पिकअप होता है। उस सेकंड टॉपिक को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स या कुछ क्वालिटी देखने वाले हैं। एक्चुअली में क्या है, आप ध्यान से समझें, कभी कभी ना नेचर के अंदर हमारे पास
कोई सब्सटेंस अवेलेबल होता है और वो अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट भी हो जाता है, कन्वर्जन भी हो जाती है, लेकिन कई बार हमें एकदम पता नहीं लग पाता। तो एप्रोप्रिएटली जानने के लिए कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड है। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प ले सकते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्चुअली में पता लगता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हम आगे जितनी भी बात इस चैप्टर में करेंगे, माइंड इट अपने दिमाग में रखना है। आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन, और जब जब केमिकल रिएक्शन वर्ड आए आपके दिमाग में क्लब होना चाहिए, यहां पर हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल है और वो अवेलेबल चीज नए में बदल रही है। पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने अभी मिल्क कर्ड का एग्जांपल लिया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एनॉर्मस एग्जांपल्स हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं एक और की बात करूं, हम लोग एक बढ़िया, एकदम बढ़िया सा आयरन का पीस देखें, वो आयरन का पीस ना हमारे सामने जो होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। उस आयरन के पीस के ब्रिजेस बन जाते हैं जिस पर रेलवे के थ्रू ट्रेन भी चलती हैं, रेलवे ब्रिज बन जाता है। अगर वो आयरन को हम 6-8 मंथ्स के लिए या XYZ किस मंथ्स के लिए, कुछ टाइम के लिए बाहर रख दें, वो आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है और उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। उस पर आपने वर्ड सुना होगा, और जंग लगने पर ना उसका कलर चेंज हो जाता है, वो कुछ रेडिश ब्राउन अपीयरेंस का होता है। अब वो जो जंग लगा आयरन होता है ना, रस्टेड आयरन होता है, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसके ब्रिज नहीं बन सकते। कहने का मेरा मतलब वो जो पहले वाला आयरन था उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, उसकी प्रॉपर्टी थी बड़ी हार्डनेस, उसके ब्रिज बनाए जा सकते थे, लेकिन अब वो रस्टेड आयरन वीक हो गया बहुत ज्यादा। इसी प्रोसेस को, इसका मतलब यहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहली प्रॉपर्टीज कुछ और थी, अवेलेबल से नया बदल गया। तो कभी कभी देखने में पता लग जाता है अवेलेबल से नया बन गया, और कभी कभी पता नहीं लगता। तो हेंस हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड है। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होने वाली है? केमिकल रिएक्शन। हम लोगों को अभी एट प्रेजेंट केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। बड़ी आसान है। एक एक कर जरा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। जरा एक एक समझेंगे, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली, चेंज ऑफ स्टेट। अगर सपोज करो हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस किसी एक स्टेट में प्रेजेंट है, ये स्टेट 9th क्लास से डराइव्ड है, फिजिकल फॉर्म्स। मतलब लेट अस से हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस है और वो अवेलेबल सब्सटेंस हमारे पास किसी एक स्टेट में प्रेजेंट है। सपोज करो सॉलिड स्टेट है, सपोज करो लिक्विड स्टेट है, सपोज करो गैसीय स्टेट है। अगर हमारे पास किसी अवेलेबल सब्सटेंस की कोई स्टेट है और टाइम के अंदर अगर वो अवेलेबल सब्सटेंस किसी प्रोसेस की वजह से कोई अपनी स्टेट कन्वर्ट करनी स्टार्ट कर दे, स्टेट कन्वर्ट करने वाली भी बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, आप रिलेट करो। मतलब यहां मेरा मतलब क्या है, सॉलिड कोई आपके पास अवेलेबल चीज थी, वो सॉलिड लिक्विड बन गया किसी प्रोसेस की वजह से, या लिक्विड था वो गैस बन गया, सॉलिड गैस बन गया, या लिक्विड से गैस बन गया, या गैस से लिक्विड बन गया, गैस से सॉलिड बन गया। आप अपनी 9th क्लास रिलेट करो, हमने तो इनके इनफैक्ट नाम भी समझे थे। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस बनता है, हमने सारे नाम समझे थे। बट यहां पर क्या मतलब है, अगर आपके पास किसी तरीके का कोई अवेलेबल सब्सटेंस है और वो अवेलेबल सब्सटेंस सपोज करो उसके ऊपर कोई प्रोसेस हुई और उस प्रोसेस की वजह से अगर उस अवेलेबल सब्सटेंस की स्टेट बदल जाती है, सॉलिड से लिक्विड बदल गया, सॉलिड से गैस में बदल गया, गैस से लिक्विड में आ गया, कभी भी अगर कन्वर्जन ऑफ स्टेट देखने को मिलता है, वहां हम मानते हैं एक प्रोसेस हुई है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, इससे मतलब क्या निकल कर आता है, वहां पर अवेलेबल सब्सटेंस नए में कन्वर्ट हो गया, पुराने बॉन्ड टूटे तब जाकर नए बने। तो मतलब किसी भी जगह पर अगर आपको स्टेट चेंज देखने को मिले, वहां हम लोग श्योरिटी से बोलते हैं हमारे पास एक प्रोसेस हुई है और उस प्रोसेस को क्या नाम से जाना गया, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। ऐसे करते करते हमने 5 पढ़नी है, बट ये पहली याद रखनी है, स्टेट कन्वर्जन हो जाए तो पक्का वहां कौन सी प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन। दूसरी देखो, सेकंड को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन वर्ड का यहां मतलब है गैस का निकलना।
गैस का निकल जाना। अब देखो, जहां कई बार आंखों से देखने से पता नहीं लगता ना, वहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत हेल्प करती है। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। सपोज करो हम लोगों ने अपनी घर की किचन में फूड बनाकर रख दिया, और समर सीजन है, हमने फूड मॉर्निंग में बनाया। अब वो फूड मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारे घर की किचन में पड़ा रहा, रात हो गई। जब आपने उस फूड को रात को चेक किया ना, अब दिखने में फूड जैसा सुबह था वैसे ही रात को नजर आता है, मतलब दिखाई देने में हमें कोई फर्क नहीं नजर आया। लेकिन जब हमने रात को उस फूड की स्मेल चेक की, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आई, फाउल स्मेल देखने को मिली। ये उस फूड से स्मेल आने का क्या मतलब है? उस फूड से एक्चुअली क्या निकल रही है? गैस निकल रही है। इसका मतलब सुबह तो वो फूड हमारे इनटेक के लिए बढ़िया था, लेकिन रात को जब उसमें से फाउल स्मेल आई, इसका मतलब अब वो फूड हमारे लिए एडिबल नहीं बचा। अगर वो फूड हमारे लिए एडिबल नहीं बचा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? जो सुबह सब्सटेंस था अब वो नए में कन्वर्ट हो गया किसी चीज में, तभी हम लोग उसको ईट नहीं कर पा रहे। हेंस यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई? केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास कभी भी किसी भी तरीके का कोई अवेलेबल सब्सटेंस है, और उस अवेलेबल सब्सटेंस के अंदर से अगर आपको गैस एवोल्यूशन देखने को मिले, गैस निकलती आपको फील हो, तो वहां पर हम लोग मानते हैं एक प्रोसेस हो रही है। और वो प्रोसेस कौन सी हो रही है? केमिकल रिएक्शन। दैट इज अवेलेबल से नया सब्सटेंस बन चुका है, दैट इज पुराने बॉन्ड टूट चुके हैं और नए तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? दैट इज केमिकल रिएक्शन की। ऐसे करते करते 5 पढ़नी है, ये हमारी 2 हो गई। थर्ड ध्यान से सुननी है, ध्यान से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पीपीटी। अब यहां पर कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी पिकअप हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। सुनना ध्यान से इस प्रॉपर्टी को, और एक एग्जांपल से सुनना, अपने घर के आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट नाम की चीज क्या होती है। अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, लेटस से हम लोग एक बीकर के अंदर मिल्क लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में आया था एग्जांपल। जैसे ही हम लोगों ने इस बीकर के अंदर मिल्क लिया, लेटस से मैंने मिल्क के अंदर ऊपर से कुछ लेमन जूस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स ऐड कर दिए। कुछ ही टाइम इंटरवल बाद आप देखोगे इस मिल्क से पनीर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, मतलब अवेलेबल नए में बदल गया। इसका मतलब यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया, तभी मिल्क से पनीर फॉर्मेशन हो गया। आप अगर ध्यान से उस कंटेनर या उस बीकर में देखोगे, जितना भी पनीर फॉर्मेशन होगा ना, वो सारा का सारा पनीर नीचे सेटलिंग इफेक्ट दिखाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। वो इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस नीचे क्या हो जाएगा? सेटल होने की कोशिश करेगा। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो नीचे सेटलिंग इफेक्ट दिखाता है, उस सेटलिंग इफेक्ट दिखाने वाले इनसॉल्युबल सब्सटेंस को नाम दिया जाता है किसका? प्रेसिपिटेट का। मतलब लेटस से हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस था, और कुछ टाइम बाद हमने देखा उस अवेलेबल सब्सटेंस से कुछ इनसॉल्युबल चीज नीचे सेटल हो रही है। अगर सॉल्युबल होती वो तो मिक्स रहता, इनसॉल्युबल चीज नीचे सेटल होनी स्टार्ट हो गई, तो वहां पर हम मानते हैं एक प्रोसेस हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। और ये जो इनसॉल्युबल चीज नीचे सेटल हो रही है, इस इनसॉल्युबल चीज को नाम दिया जाता है किसका? प्रेसिपिटेट का। तो कहीं पर भी अगर हमें प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आए, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, आप आगे कोर्स में पढ़ोगे भी, कहीं पर भी अगर प्रेसिपिटेट बनता नजर आए, तो वहां हम लोग मानते हैं एक प्रोसेस हो रही है, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया? केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। माइंडेड 1 नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट। आसान सी डेफिनेशन, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जो बॉटम ऑफ द बीकर में सेटल हो जाएगा, उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेट। और अगर कहीं पर ये बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। हमारी कैरेक्टरिस्टिक नंबर थर्ड, ये हमारी 3 हो गई, 2 बच गई, बड़ी आसान आसान सी। जरा उनको भी समझते हैं, ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 और 5 बड़ी आसान आसान है। क्या?
चेंज ऑफ कलर और चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आसान है, देखो वर्ड से भी पता लग रहा है सीधा। हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस था, सपोज करो वो अवेलेबल सब्सटेंस ब्लू कलर का था, कोई लिक्विड कोई सॉल्यूशन था ब्लू कलर का था, और टाइम के साथ उसका कलर फेड हो गया, फेडिंग हो गई, उसका कलर चला गया। इसका मतलब अगर कहीं पर भी कलर चेंज आपको ऑब्जर्व होता है, वहां अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चल रही होती है, और वो प्रोसेस कौन सी हो रही होती है? केमिकल रिएक्शन। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आयरन जब हम बिल्कुल फ्रेश पीस लेके आते हैं, स्ट्रांग होता है, उसका कलर कुछ और होता है, रस्टेड आयरन का कलर कुछ और होता है। तो अगर कहीं पर भी अगर अवेलेबल सब्सटेंस का आपको कलर चेंज देखने को मिलता है, वहां हम लोग मानते हैं एक प्रोसेस हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। एक बड़ी आसान सी कैरेक्टरिस्टिक, कहीं पर भी कलर चेंज आए, कोई सोल्यूशन था सपोज करो ग्रीन कलर का था, और टाइम के साथ अगर उस सोल्यूशन की हमारे पास कलर चेंज देखने को मिल गया, हेंस वहां पर एक प्रोसेस हो रही है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वहां अवेलेबल से नया बन रहा है, इसका मतलब वहां पर अवेलेबल सब्सटेंस के बॉन्ड टूट रहे हैं और नए तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लास्ट भी बड़ा आसान है, देखो पढ़कर पता लग जाता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप सपोज करो हमारे पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस था, और वो अवेलेबल सब्सटेंस लेट अस से 22 डिग्री पे था, कुछ समय बाद देखा, कुछ टाइम बाद देखा, वो अवेलेबल सब्सटेंस चला गया 33 डिग्री पे। अगर 22 से 33 पर चला गया, इसका मतलब यहां क्या बदला है? टेम्परेचर। तो कहीं अगर टेम्परेचर बदल रहा होता है ना, इसका मतलब वहां वो बॉन्ड ब्रेकेज वाली प्रोसेस चल रही होती है, जिसकी वजह से हीट वगैरह बनती है या रिलीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। हेंस अगर कभी भी किसी अवेलेबल सब्सटेंस का टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, वहां हम लोग मानते हैं प्रोसेस आ रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है, टेम्परेचर चेंज से हमेशा मतलब बढ़ना नहीं होता, कम होना भी होता है। सपोज करो ये अवेलेबल सब्सटेंस हमारे पास 17 डिग्री पे था, अब ये अवेलेबल सब्सटेंस हमने कुछ टाइम बाद चेक किया और ये 8 डिग्री पे चला गया, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो मतलब टेम्परेचर चाहे बढ़ जाए चाहे टेम्परेचर कम हो जाए, दोनों का ही मतलब चेंज होना होता है। चेंज से हमेशा मतलब टेम्परेचर बढ़ना नहीं होता, कम होना भी हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई अवेलेबल सब्सटेंस है और वो अवेलेबल सब्सटेंस अगर टाइम फ्रेम के अंदर अपना कुछ टेम्परेचर चेंज दिखा रहा है, वहां हम लोग मानते हैं एक प्रोसेस और ये कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से जज करने के लिए हमारे पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है। कहीं पर भी इन 5 में से कोई एक भी अगर आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां हम श्योरली बोलते हैं दैट इज कौन सी प्रोसेस हो रही है? केमिकल रिएक्शन नाम की चीज हो रही है। चाहे स्टेट बदल रही हो, चाहे गैस निकल रही हो, चाहे वहां पर इनसॉल्युबल चीज सेटल हो जाए, प्रेसिपिटेट हो, चाहे वहां कलर बदल रहा हो, चाहे वहां टेम्परेचर बदल रहा हो, वहां पर हम लोग मानते हैं दैट इज एक प्रोसेस हो रही है कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। हेंस टू सम अप, अगर मैं बात करूं, मैंने इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कवर किए या 2 पार्ट्स मैंने इंक्लूड कर लिए। एक हमने आज बहुत अच्छे से मतलब समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या कर लिया, क्लब। कभी भी केमिकल रिएक्शन नाम का शब्द आए, अपने दिमाग में रखना है हमेशा अवेलेबल से नया बन रहा है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं जी। और कौन कौन से फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है, हमने कुछ ये वाली बात भी कर ली। तो आज की अपने इस पहले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये 2 वर्ड समझ लिए। आपके अगले सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री में इस केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, बट वो आपको देखने को मिलेगा अपने सेकंड लेक्चर के अंदर। ये इक्वेशंस क्या होती हैं, बहुत अच्छा पार्ट है और बेस बना देगा पूरी केमिस्ट्री के लिए। बट जब भी आप अपने सेकंड क्लास के लिए आए, माइंडेड आपको अपनी पहली क्लास केमिकल रिएक्शन क्या होता है और साथ में कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत अच्छी तरह से क्लब होना चाहिए। तो हम लोग अपनी अब अगली सेकंड क्लास में मिलेंगे। यहां तक की चीजें आपने बहुत ध्यान से पढ़कर आनी है। जो लोग ऑनलाइन क्लब कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठा करो और पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ो, आपको बहुत चीजें मिलने वाली हैं। यहां पर अगर आप पढ़ने वाले हो, आप बहुत चीजें ग्रैब कर सकते हो। सो कंक्लूड करता हूं, हमने ये 2 क्लब किया। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस को पिकअप करेंगे। ध्यान से पढ़कर आना है। जैसा स्कोर 9th क्लास में हमने फैंटास्टिक रखा, और अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर जाना, और 10th में भी पूरी नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करनी है।
बाय बाय, ध्यान से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। बाय बाय।